बहुत समय पहले की बात है। प्रीतमपुर नाम के गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। उसी गांव में एक संतोष नाम का एक आदमी रहता था। संतोष के पास एक बंजर खेत भी था। संतोष अब शहर में जाकर रहने वाला था, इसीलिए उसने अपने गांव की सभी जमीन और घर बेच दिए थे। परंतु उसका बंजर खेत नहीं बिक रहा था, क्योंकि उसके खेत में पिछले कई सालों से फसल नहीं हुई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन संतोष के घर उसके गांव की एक औरत आती है। संतोष रूपा को बहन मानता था। रूपा कहती है, अरे संतोष भाई, तुम तो यहाँ से सब कुछ बेचकर शहर जा रहे हो, परंतु फिर भी तुमने अभी तक अपना वो खेत क्यों नहीं बेचा? क्या अब तुम शहर नहीं जाओगे? अरे रूपा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा खेत खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। मेरे उस खेत में पिछले कई सालों से फसल नहीं हुई है और अब तो मैं भी उस खेत में मेहनत करके थक गया हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो खेत किसके हवाले छोड़कर जाऊँ। अरे संतोष भाई, अगर ऐसी ही बात है तो तुम वो खेत मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं तुम्हें उस खेत के ठीक ठीक दाम दे दूंगी। तुम्हारा वो खेत मेरे लिए बहुत लकी है और मैं जब भी तुम्हारे खेत पर जाती हूँ वो दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है। मुझे तुम्हारा खेत बहुत पसंद है। ठीक है रूपा बहन, अगर तुम्हें मेरा वो खेत अच्छा लगता है तो तुम मेरा वो खेत खरीद लो। मैं तुम्हें अपना वो बंजर खेत सस्ते दाम में दे दूंगा। इस तरह संतोष रूपा को वो खेत 8,000 में बेच देता है। इसके बाद उस दिन के बाद वो खेत रूपा का हो जाता है। इसी तरह कुछ हफ्तों बाद गर्मियों का मौसम आ जाता है। आसमान में बहुत तेज सूरज चमक रहा था। वही रूपा उस खेत में अपने पति के साथ बहुत मेहनत करती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, परंतु रूपा और उसका पति भीम उस खेत में मेहनत करते करते थक गए थे। ये देखकर रूपा के पति भीम को बहुत गुस्सा आता है। अरे रूपा, ये तुमने कैसा खेत खरीदा है? हम इस खेत में पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, परंतु इस खेत में तो कुछ होता ही नहीं है। ये खेत तो एक बांझ औरत की तरह है जिसके बच्चे नहीं होते। तुमने ये खेत खरीद कर मेरे पैसे बर्बाद करवा दिए। अरे सुनिए जी, ये खेत मेरे लिए बहुत लकी है। मैं जब भी खेत में मेहनत करती हूँ तो मेरा वो दिन बहुत अच्छा जाता है और मुझे इस खेत से बहुत लगाव है। मैं इस खेत को अपने बच्चे की तरह देखती हूँ और तुम हो कि इसे बांझ कह रहे हो। देखो रूपा, मुझे नहीं पता तुम्हें इस खेत से कितना लगाव है, परंतु अब और नहीं। अब या तो तुम इस खेत में मेहनत करोगी या मेरे घर में रहोगी। मुझे गरीबी में रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं और अब मैं इस बंजर खेत में मेहनत नहीं करने वाला हूँ। हम दोनों दिन रात इस खेत में लगे रहते हैं, परंतु हमें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद भीम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में घर की ओर चले जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे भीम उस खेत से परेशान हो जाता है। साथ ही साथ पिछले कई महीनों से फसल न होने के कारण उनके घर का राशन खत्म हो जाता है। उनके पास इतने रुपए भी नहीं होते कि वो सही से अपना घर चला सके। और इन सब बातों से परेशान होकर एक दिन भीम रूपा से कहता है, देखो रूपा, तुम्हारे आने से पहले मैं इस गाँव का एक अच्छा खासा इज्जतदार आदमी था और मेरे पास बहुत पैसा था, परंतु जब से तुमने ये खेत खरीदा है तो मुझे पूरा दिन उसी खेत में लगा कर रखती हो। परंतु अब और नहीं, या तो तुम इस खेत में खेती करना छोड़ दो या तो ये घर खाली करके चली जाओ। सुनिए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे लिए बहुत जरूरी हो, परंतु मैं उस खेत को अपने से दूर नहीं कर सकती हूँ। वो खेत मेरे लिए बहुत लकी है। इस तरह थोड़ी देर बाद रूपा घर छोड़कर चली जाती है। रूपा चलते चलते गांव के किनारे पहुंच जाती है। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। रूपा उस झोपड़ी के पास जाती है। तभी रूपा देखती है उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। इसके बाद उस दिन के बाद रूपा उस झोपड़ी में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस दिन के बाद भीम कभी भी उस खेत की तरफ नहीं जाता और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रूपा उस खेत में दिन रात मेहनत करती है और जैसे ही तैसे अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और एक रात रूपा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी रूपा के सपने में एक परी आती और कहती है, रूपा, तुम बहुत ही अच्छे दिल की औरत हो। तुमने इतनी मेहनत करने के बाद भी हार नहीं मानी और उस खेत में मेहनत करती रही और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम एक न एक दिन उस खेत में फसल उगा कर दिखाओगी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं इस तरह कब तक उस खेत में मेहनत करूँ? उस खेत में तो कुछ भी उगने का नाम नहीं ले रहा। मुझे 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। अच्छा रूपा, ऐसी बात है क्या? परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये जादुई पायल देना चाहती हूँ। तुम इस पायल को अपने खेत में डाल दो, उसके बाद तुम्हारे सामने एक जादू होगा और फिर तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर वो परी उसके सपने से गायब हो जाती है। इसी तरह थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और जब रूपा सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके कमरे में एक पायल रखी है। रूपा के पायल देखते ही उसे परी की सारी बातें याद आती है। उसके बाद रूपा बिना देरी किए अपने खेत पर पहुंच जाती है। रूपा जल्दी से वो पायल जमीन में गाड़ देती है
रूपा के पायल गाड़ते ही पूरे खेत में धुआं हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो धुआं गायब होता है तभी रूपा के उस बंजर खेत में पायल का पेड़ लगा हुआ है। ये देखकर रूपा खुश हो जाती है और उसे परी पर पूरा यकीन हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी से सारी पायल तोड़ लेती है। इसके बाद रूपा जल्दी से सुनार की दुकान पर पहुंचकर सभी पायल बेच देती है। आज रूपा बहुत खुश थी क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे मिल गए थे। उसके बाद वो उन पैसों से अपने घर का गुजारा चलाती है। धीरे धीरे करके रूपा के घर के हालात ठीक हो जाते हैं। तभी एक दिन रूपा का पति भीम उसके घर पर भीख मांगने आता है। रूपा अपने पति को भीख मांगता देख दुखी हो जाती है। इसके बाद भीम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि किस तरह उसके जाने के बाद उसे कैंसर की बीमारी हो गई थी, जिस कारण बीमारी के इलाज में उसकी सारी धन दौलत चली गई और उस दिन के बाद वो इसी तरह भीख मांग कर खाता है। इसके बाद रूपा अपने पति को घर में ले आती है। भीम रूपा का इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद भीम भरपेट खाना खाता है। भीम को बहुत तेज भूख लगी थी, वो भरपेट खाना खा लेता है। इसके बाद रूपा भीम को नए कपड़े पहनने के लिए देती है, साथ ही साथ सारी बात भी उससे बता देती है। इस तरह उस दिन के बाद वो दोनों पति पत्नी एक साथ हंसी खुशी से रहते हैं। बिलासपुर गांव में कुलदीप का परिवार रहता था। कुलदीप के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ कौशल्या और पत्नी सुमन और बेटी पूजा रहा करती थी। उनका परिवार काफी गरीब था। हमेशा उनके परिवार में खाने पीने की कमी रहा करती थी। बड़ी मुश्किल से उन्हें 1 या 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। कुलदीप की पत्नी सुमन बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा चलाती थी। बूढ़ी माँ की दवाइयों का खर्चा, बेटी पूजा की पढ़ाई का खर्चा और खाने पीने का खर्चा सब कुछ कुलदीप के कंधों पर था। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन पूजा स्कूल से आती है और बोलती है, माँ मुझे आज टीचर ने मेरे नए सब्जेक्ट की किताब लाने के लिए बोला है। आप मेरे लिए किताब ले आइए। और हाँ, मेरे स्कूल के जूते भी फट गए हैं। मेरा पूरा अंगूठा जूतों से बाहर आता है, इसीलिए टीचर मुझे असेंबली में खड़ा करती है। तो आप मेरे लिए जूते भी ले आइए। बेटा थोड़ा सब्र कर लो, अभी थोड़ी तंगी चल रही है। मैं जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करती हूँ, फिर मैं तुम्हें किताब और जूते दोनों दिलवा दूंगी। लेकिन माँ कितना समय लगेगा, आप मुझे बताइए, क्योंकि कल से ही मेरी मैडम नए सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करवा देंगी। फिर मेरी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी तो मैं क्या करूँगी। पापा आप माँ को बोलो ना मुझे किताबें दिलवा दे। जूतों का तो रहने दो, जब उनके पास पैसे होंगे तब दिलवा देना। लेकिन मैं थोड़े दिनों तक पनिशमेंट में खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे किताब जरूर दिलवा दे, नहीं तो मेरी पढ़ाई पीछे छूट जाएगी। हाँ बेटा, हम एक समय की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखेंगे। सुमन तुम पूजा के लिए किताबें ले आना, जो किताबें वो बोल रही है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। अब तो खुश हो ना तुम पूजा बेटा। हाँ पापा मैं खुश हूँ। तभी हंसते हुए डंडा लेकर कुलदीप की माँ कौशल्या आती है और बोलती है, बेटा मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई ला दे और मालिश करने के लिए तेल भी ले आना, नहीं तो मैं एक कदम नहीं चल पाऊंगी। माफ करना माँ, अभी थोड़ी तंगी चल रही है। बड़ी मुश्किल से पूजा बिटिया के लिए किताबें ला रहे हैं। आपकी दवाई और मालिश का तेल मैं 1-2 दिन में लाने की कोशिश करूँगा। आप समझ रही है ना माँ? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं माँ के पैर में सरसों के तेल से मालिश कर दूंगी, उन्हें थोड़ा बहुत आराम तो मिल ही जाएगा। बाकी आप सब बातें छोड़ दीजिए, चलिए खाना खा लीजिए। आज दाल रोटी खा लो, कल से चटनी रोटी खानी होगी। बेटा एक सूखी रोटी मिल जाए वही बहुत है जिंदा रहने के लिए। सुमन सबको खाना परोस देती है, जिसके बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे ही 2-4 दिनों तक वो लोग चटनी रोटी खाकर अपना गुजारा करते हैं। मजबूरन पूजा को भी यही सब खाना पड़ रहा था। तभी पूजा अगले दिन स्कूल से रोती हुई आती है और बोलती है, माँ पिताजी आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं। आपने तो बोला था कि आप मुझे किताबें दिलवा देंगी, लेकिन इतने दिन हो गए आपने किताबें नहीं दिलवाई। देखो आज मेरे टेस्ट में 0 नंबर आए हैं। टीचर ने मुझे पूरा दिन धूप में ग्राउंड में खड़ा रखा। अगर मुझे पता होता तो मैं स्कूल ही नहीं जाती। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी किताब वाले पैसों से आटा खरीद लिया। तुम तो जानती हो ना खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है। मैंने सोचा आटा रहेगा तो हम कम से कम चटनी के साथ रोटी तो खा लेंगे। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी देखती हूँ, क्या पता मुझे गुल्लक में पैसे मिल जाए। इतना बोलकर सुमन पलंग के नीचे झुक कर देखती है तो पहले से ही गुल्लक टूटी हुई मिलती है। जिसके बाद सुमन चावल के डब्बे में जाकर पैसे ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ पर भी 1 रुपया नहीं मिलता। जिसके बाद निराश मन से सुमन अपनी बेटी पूजा को बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो, जो गुल्लक में पैसे थे लगता है तुम्हारे पापा ने वही पैसे मुझे घर चलाने के लिए दिए थे। अब तो 1 रुपया भी नहीं है और घर में खाने के लिए राशन नहीं है, पता नहीं क्या होगा। माँ अब तो सभी बच्चे क्लास में मेरा मजाक बनाएंगे क्योंकि मेरे 0 नंबर आए हैं ना। मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन सिर्फ आप लोगों की वजह से मेरी किताबें नहीं आ पाई, जिस कारण से मेरे 0 नंबर आए। अब मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगी।
इतना बोलकर पूजा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर कुलदीप कारखाने में काम कर रहा होता है। तभी उसके हाथ से अचानक एक मशीन का पार्ट गिर जाता है। पार्ट गिरने से वो खराब हो जाता है। जब इस बात की खबर कुछ कर्मचारी मालिक को देते हैं तो मालिक गुस्से में आता है और बोलता है, कुलदीप तुमने ये क्या किया? तुम्हारे हाथों में जान नहीं है। तुमने पूरे 5 लाख की मशीन खराब कर दी। जब काम करना नहीं आता तो करते ही क्यों हो? मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री से अभी के अभी निकालता हूँ और मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो ऊपर से तूने मेरा नुकसान कर दिया और फिर मैं तुझे तेरी मेहनत के पैसे दूं। इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ। चल निकल जा अभी के अभी यहाँ से। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अचानक से मेरे हाथों से वो मशीन का पार्ट फिसल गया। आप मुझे माफ कर दीजिए और एक मौका दीजिए। आगे से मैं कभी गलती नहीं करूँगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। मेरे पास सिर्फ आपका ही सहारा है। आपकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ पर जाकर काम करूँगा? मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। कुलदीप मालिक के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन मालिक उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे धक्के मारकर अपने कारखाने से बाहर निकाल देता है। रोता हुआ कुलदीप घर जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, सुमन मुझे माफ कर दो। आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। आज हम लोगों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। कल मैं कोई काम देकर आऊँगा जिसके बाद ही हम लोग खाना खा पाएंगे। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और आप तो पहले से ही काम कर रहे हैं, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? सुमन आज मुझसे कारखाने में एक मशीन का पार्ट गिर गया था, जिससे वो पूरी मशीन खराब हो गई। इसलिए मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो। मैं आप लोगों को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग भी खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। हाँ, आप चिंता क्यों करते हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ गाँव में तो कोई काम भी नहीं मिलेगा जिसे करके मैं थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊँ। कोई बात नहीं सुमन, आज तो थोड़े बहुत चावल बचे होंगे। हाँ, मैं अभी आप लोगों के लिए चावल नमक की खिचड़ी बना देती हूँ। आप लोग तब तक बैठिएगा। इतना बोलने के बाद सुमन सभी के लिए खिचड़ी बनाने लगती है, जिसके बाद वो सभी को खाना परोसती है। लेकिन पूजा अभी भी गुस्से में होती है और खाना नहीं खाती। तभी उसके पिता उसे समझाते हुए बोलते हैं, बेटा खाने से कभी गुस्सा नहीं करते और खाना खा लो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हर दिन दुख भरा नहीं होता है। आज हमें दुख मिल रहा है तो कल सुख भी मिलेगा। जरूरी नहीं कि तुम्हें आज किताब नहीं मिल पाई तो कल ना मिले। मैं अपनी बच्ची के लिए मेहनत करूंगा और उसके लिए किताब भी लाऊंगा। अब आ जाओ मेरे पास, खाना खा लो। पापा, आपने उस दिन भी ऐसे ही बोला था और किताब नहीं लाए। मैं आपसे नाराज हूँ। कुलदीप अपनी बेटी को बहुत मनाता है, जिसके बाद पूजा आखिरकार मान जाती है और हंसी खुशी से खाना खा लेती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कुलदीप अपनी बेटी पूजा को छोड़ने के लिए स्कूल जाता है और वहीं से काम की तलाश करने लगता है। यहाँ सुमन अपनी बूढ़ी सास के साथ घर पर होती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा उनके घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी सुमन दरवाजा खोलती है तो बूढ़ी अम्मा बोलती है, राहत भगती है बेटा, कुछ खाने का दे दो, बड़ी दूर से चल कर आ रही हूँ, अब और नहीं चला जाता। तभी सुमन बोलती है, अम्मा जी आप अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी है? सुमन इतना कहकर पानी लेने के लिए चली जाती है और पानी लाकर बूढ़ी अम्मा को देती है। लीजिए अम्मा जी, पानी पी लीजिए। बेटा मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है तो खिला दो। मेरे घर में तो थोड़ा सा चावल बचा है जो हम लोग आज खाएंगे। अब मैं क्या करूँ? अम्मा जी को मना भी नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अम्मा जी को खिचड़ी बनाकर खिला देती हूँ। क्या पता आज इनको काम मिल जाए। क्या हुआ बेटा, कहाँ खा गई? कुछ नहीं अम्मा जी, मेरे घर में सिर्फ थोड़े चावल है। मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाना तो नहीं बना सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं आपके लिए स्वादी खिचड़ी बना सकती हूँ। क्या आप वो खा लेंगी? हाँ बेटा, जो तुम खिलाओगी मैं सब खा लूंगी। अम्मा के इतना बोलने के बाद सुमन अम्मा के लिए खिचड़ी बनाती है। थोड़ी देर बाद खिचड़ी बन जाती है, जिसके बाद वो अम्मा जी को परोस देती है। अम्मा जी बड़े ही चाव से खिचड़ी खाती है, जिसके बाद वो बोलती है, बेटा कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है, मजा ही आ गया। मुझे तुम्हारे हाथ की खिचड़ी अच्छी लगी। चलो मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा घर से बाहर निकलती है तो उनको एक आम का पेड़ दिखाई पड़ता है। तभी वो सुमन को बोलती है, बेटा तुम्हारे आंगन में जो आम का पेड़ लगा है उस पर भी तो आम लगे हुए हैं, लेकिन तुमने मुझे खिलाए क्यों नहीं? नहीं अम्मा जी, ये तो बिल्कुल सूखा पेड़ है और इस पर तो एक भी आम नहीं लगा है। इतने में बूढ़ी अम्मा आम के पेड़ के पास जाती है और बूढ़ी अम्मा कूद कर एक आम तोड़ती है और ले जाकर सुमन को देती है। तभी उतने में वो सूखा आम का पेड़ बिल्कुल हरा भरा आम का पेड़ बन जाता है, जिसे देखकर सुमन हैरान रह जाती है और इतने में अम्मा जी गायब हो जाती है। तभी सुमन डरते हुए बोलती है, अरे अचानक अम्मा जी कहाँ गायब हो गई? ये तो बिल्कुल जादू जैसा लग रहा है। तभी सुमन के हाथ में जो आम होता है वो बोलता है, क्या आप तो मुझे यूं ही पकड़ कर रखोगी? मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। लेकिन मैं तुमसे कुछ भी कैसे मांगू? सुमन मुझे तुम जमीन पर रख दो और बोलो, हे जादुई आम
कर दे मेरा बेड़ा पार और मुझे दे दे कोई उपहार, ये कहकर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जिसके बाद सुमन आम को नीचे रख देती है और बोलती है, हे जादुई आम, कर दे मेरा बेड़ा पार और मुझे दे दे राशन का सारा सामान। इतना कहते ही सुमन के घर में राशन का पूरा भंडार आ जाता है, जिससे सुमन हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो और उसकी सास उस आम को खा लेते हैं। सुमन अपने सास और पति को सारी बात बताती है। सबको उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। घर में सभी अनाज होने के कारण सुमन अच्छा खाना बनाती है, जिससे पूरा परिवार भरपेट खाता है। वाह, मैंने तो बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। सचमुच माँ, आपने बड़ा टेस्टी खाना बनाया है, लेकिन आपने मुझे अभी तक किताबें लाकर नहीं दी। चिंता मत कर मेरी प्यारी बेटी, अभी मैं तुम्हारे लिए किताबें और जूते लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुमन आंगन में लगे आम के पेड़ से आम तोड़ती है और उसे जमीन पर रखकर अपनी बेटी के लिए किताबें और जूते मांगती है। जिसके बाद जादुई आम उसे जूते और किताबें दे देता है। अगले दिन कौशल्या जादुई आम के पेड़ से अपनी दवाइयाँ और मालिश के लिए तेल मांगती है। ऐसे ही सुमन की सास कौशल्या ठीक हो जाती है। एक दिन बहुत तेज बारिश आती है, जिस कारण से सारी छत टपकने लगती है। तभी अगले दिन कुलदीप अपने घर के लिए एक जादुई आम तोड़ता है और उसे जमीन पर रखकर अपने लिए एक अच्छा सा घर मांग लेता है। जादुई आम का पेड़ उसे घर भी दे देता है। जिसके बाद सभी लोग हंसी खुशी उस घर के अंदर रहते हैं। साथ ही जादुई आम के पेड़ से सुमन और कुलदीप गरीब और अनाथ लोगों की मदद भी करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।